तो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज नया टॉपिक शुरू करते हैं। हम बेसिक से बात करेंगे, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज लाइक, ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज या कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी का मतलब यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद है इम्पैक्ट्स ऑफ या इफेक्ट्स, कंसिक्वेंसेज ऑफ, क्योंकि कई जगह इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, कंसिक्वेंस तीन कॉन्सेप्ट है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ा, किस चीज़ किस तरीके से प्रभावित करा, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया, इस पर हम इसको फोकस करेंगे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया की मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को ओवरऑल कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया जा रहा है और नेशनल लेवल पर क्या किया जा रहा है, दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। फिर इंटरनेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, लाइक यूएनएफसीसी बनाया गया, ठीक है, क्यों बनाया गया, क्या पर्पज है, सबकी बात करेंगे, ठीक है। और मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जो यहाँ सब बचेंगे। तो हम आगे बात करते हैं कि टॉपिक तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो देखो यार, क्लाइमेट चेंज जो है, इसको अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करें, पीसी के लिए, एस के लिए, तो उसमें तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हैं तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे समझना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, इसको हम दो सिनेरियो, एक सिनेरियो S1 है, एक सिनेरियो S2 है। सिनेरियो S2 जो है सीसी की कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज कंडीशन, और नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल क्लाइमेट है, ठीक है। सिनेरियो 1 है नॉर्मल क्लाइमेट, सिनेरियो 2 है क्लाइमेट चेंज। तो समझ लो टाइम लाइन। तो कोई भी साइंटिस्ट जो है, इसको पहले बात कर लेते हैं क्लाइमेट क्या होता है। एक एवरेज होता है, 30 साल का एवरेज हम लेते हैं वेदर रिलेटेड फिनोमेनन का, 30 ईयर्स का जो एवरेज होता है ना, ठीक है, 30 या 30 साल से ज़्यादा का एवरेज हम लेते हैं वेदर रिलेटेड फिनोमेनन, मतलब प्रेशर का, टेम्परेचर का, विंड वेलोसिटी का एंड प्रेसिपिटेशन प्लस अदर्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम जब एवरेज लेते हैं तो उससे हमें एक आइडिया लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट किस टाइप का है। तो उसमें पता चलता है कि क्लाइमेट कैसा है। जैसे भारत में, जैसे हम जैसे बिहार की बात करें, यहाँ पर क्लाइमेट किस टाइप का है, साउथ इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, जैसे मेघालय का क्लाइमेट किस टाइप का है। तो वहाँ साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व करते हैं इन सारे पैरामीटर्स को, फिर उनका एवरेज लेते हैं, इसके आधार पर बताते हैं कि यहाँ किस टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर इतना जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर इतना जाएगा, यहाँ पे रेनफॉल इतना होगा। तो एक हमें लगभग आइडिया होता है कि इस टाइप का क्लाइमेट उस एरिया में पाया जाता है, उस स्टेट में इस टाइप का क्लाइमेट पाया, जैसे वो हमें दूसरे प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। तो जो क्लाइमेट होता है 30 साल का एवरेज होता है, तो मोर या लेस फिक्स होता है, ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन होते हैं, क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन मतलब क्लाइमेट की वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे रेनफॉल है तो एक पर्टिकुलर रेनफॉल जो है पर्टिकुलर रेन पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसी हिसाब से हर साल सीजन के हिसाब से बारिश होती जाती है। टेम्परेचर है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को फॉलो करता है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है हर साल, उसी थोड़ा बहुत 2 से 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जैसे मैक्सिमम जाता है 30, 20 जाता है और मिनिमम जाता है, मान लो समझ लो 5 डिग्री जाता है, तो यहाँ जाएगा हो सकता है 3 जाए और यहाँ जाए हो सकता है -7 हो जाए, ठीक है, इतना जाएगा, कम भी हो सकता है, ये हो सकता है कि 18 हो जाए, 17 हो जाए, ये हो सकता है कि -2 हो जाए या -3 हो जाए, लेकिन फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में बात की तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक प्रकार से बोल सकते हो कि जो वेदर का पैटर्न होते हैं, जो वेदर रिलेटेड पैटर्न होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। कभी हो सकता है कि महीने में बारिश एक ही दिन हो जाए और महीने वाले महीने कुछ बारिश ही ना हो, तो मतलब रेनफॉल का पैटर्न नहीं फॉलो करता। क्लाइमेट चेंज कंडीशन क्या होता है, रेनफॉल अपना जो रेन होता है, बारिश होती है किसी एरिया में या स्नोफॉल होता है, तो अपना एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता। एंड जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कई बार हो सकता है कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा वेरी, जैसा हो सकता है 20 होता है, हो सकता है 25 हो जाए या 27 हो जाए, इतना ज़्यादा वेरिएशन आता है, हो सकता है 2-2 3 दिन एसी बना रहे, तो उसको बोलते हैं हीट वेव, इसको हीट वेव भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हीट वेव बोलते हैं। तो नॉर्मल से जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर को लेकर, विंड को लेकर या प्रेसिपिटेशन को लेकर, प्रेशर को लेकर, तब उसको बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज कंडीशन। क्लाइमेट चेंज का मतलब समझ गए होंगे आई होप। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी जो है गर्म हो रही है। क्यों गर्म हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे जो तमाम कारण उसकी हम बात करेंगे। गर्म होने का मतलब है कि इसका सपोज अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एवरेज, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, अगर एवरेज पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री एवरेज है, तो ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन में क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा कि 2 बढ़ेगा या 3 बढ़ेगा, तो समय के हिसाब से डिपेंड करेगा, हो सकता है। लेकिन ग्लोबल कूलिंग हो तो टेम्परेचर घटेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल कूलिंग में कैसे हो, टेम्परेचर घटता है। तो बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है या क्लाइमेट चेंज क्यों होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है क्लाइमेट का सब टॉपिक है, ठीक है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज को लगभग ज़्यादा प्रभावित करा, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाला ये सबसे बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है, डोमिनेटिंग एस्पेक्ट बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज के अंदर आने वाला ग्लोबल वार्मिंग जो है। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज बड़ा गोला है तो ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर छोटा गोला है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अगर बड़ा गोला है तो ग्लोबल वार्मिंग इसके अंतर्गत आने वाला छोटा गोला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है। सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, ठीक है। होता क्या है, तो ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों ओर जो है वायु की एक परत पाई जाती है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये वायु परत पृथ्वी से चिपकी क्यों है, वो बाहर स्पेस में क्यों नहीं जाती, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण ये पृथ्वी से लगी हुई है, ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर बाहर नहीं जाती। तो ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है।
होता क्या है, सन से जो है रेडिएशन आती है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ 60 होती है, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस जो 60 वेवलेंथ आ रही है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बादल पाए जाते हैं या पार्टिकल होते हैं, पार्टिकुलर मैटर होते हैं, जिसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसका कुछ पार्ट जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करता हुआ तो पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब जब पृथ्वी की सतह पर आ रहा है तो इसको अगर जूम करके यहाँ पर देखें तो पृथ्वी की सतह पर कुछ जगह पर लैंड है, ठीक है। फिर कुछ जगह पे वाटर है, जैसे ओशन है, कुछ जगह पे स्नो है, कुछ जगह पे फॉरेस्ट है। तो वहाँ से सनलाइट जो आ रही है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं किस एरिया पे पड़ रही है, उसी हिसाब से वापस फिर से यहाँ से ये एक पार्ट तो यहाँ से एक बार तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एयर है सब, ठीक है। एक बार तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर दूसरी बार यहाँ से जब टकराती है तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट नहीं होती, यहाँ से पार्ट हीट होता है, पृथ्वी का लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट हीट होगा, ओशन पार्ट है तो ओशन पार्ट हीट होगा, काफ़ी अंदर तक जाती है लाइट, लेकिन वहाँ तक वो हीट होता है। उसके बाद शाम को जब सूर्य से लाइट वहाँ नहीं आती तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होती, वापस लाइट आती बाहर आती। एंड सोनो जो है, सोनो की जो है रिफ्लेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। पृथ्वी डेली सन से लाइट आती है, लाइट एनर्जी आती है और पृथ्वी गर्म होती है, एटमॉस्फेयर। तो एक प्रकार का एक बोल सकते हो जिसको हम बोलते हैं कि हीट बजट, ठीक है। पृथ्वी का हीट बजट होता है, इसी को हम हीट बजट बोलते हैं। पृथ्वी पर सनलाइट, जितनी सनलाइट आ रही है फिर उसके बाद वापस जो जा रही है, जो वापस निकल जा रही है थोड़ी समय बाद, तो इसका एक बैलेंस बना हुआ है। तो लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज होता है, ये तो हो गई वो, ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से सनलाइट आ रही है, फिर यहाँ से जा रही है, ठीक है। लेकिन जो सनलाइट पृथ्वी से वापस रेडिएट होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, मतलब वो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वो तो जो है यहाँ पे जो पार्टिकल हैं या विभिन्न प्रकार की गैसेज हैं, वाटर मोलिक्यूल हैं या CO2 है, NO2 है या CH4 है, सारी गैसें इसको ट्रैप कर लेती हैं। इसी में साइकिल के रूप में घूमती रहती है लाइट, ठीक है। फाइनली कुछ देर बाद निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस पार्ट को अगर लेके यहाँ पे जूम करके देखें, हम थोड़ा बताएं, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन, पृथ्वी की लॉन्ग वेव रेडिएशन आई, किसी पार्टिकल से टकराई, ठीक है। तो इस पार्टिकल जो चारों ओर रेडिएशन को डिवाइड कर देता है, मतलब फैला देता है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट स्पेस में चला गया, ये वाला पार्ट सपोज करो स्पेस में चला गया, ठीक है। ये वाला पार्ट फिर लौट के आया, ठीक है, पृथ्वी से टकराया, ठीक है, फिर से रेडिएट हुआ, ठीक है। यहाँ किसी पार्ट से टकराया, फिर से कुछ पार्ट इसका, इस प्रकार साइकिल चलती रहती है, मतलब रेडिएट होता रहता है, चलता रहता है। तो ओवरऑल पृथ्वी का टेम्परेचर बैलेंस रूप में बना रहता है। फिर क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट दिन फिर से सनलाइट आएगी तो फिर से ये सिस्टम चलता रहे। पृथ्वी जो इस प्रकार पृथ्वी का टेम्परेचर जो है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, ठीक है। न ज़्यादा पृथ्वी ठंडा होती है, ज़्यादा कूल होती है। क्योंकि अगर यही सपोज करो यही अगर गैसेज ना होती, ठीक है, हीट ट्रैपिंग गैसेज नहीं होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में होता, ठीक है, माइनस में चला जाता, -10 20 रीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर ओवरऑल रात शाम को एकदम ठंडा होता, माइनस में होता। तो हम दूसरा कंडीशन बात करें क्लाइमेट चेंज। तो दूसरा हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की कंडीशन में क्या होता है। क्लाइमेट चेंज कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे धरती होगी, अर्थ होगी, यहाँ पे सन होगा, ठीक है, और इसके चारों विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस मिल रही हैं, ठीक है, इसके चारों विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस मिल रही हैं। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें मिल रही हैं, ठीक है। सपोज करो एक यहाँ पे जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या थे, CO2 को सपोज करो 20 मॉलिक्यूल थे और NO2 के 30 मॉलिक्यूल थे एंड CH4 के सपोज करो 10 मॉलिक्यूल थे और वाटर वेपर के मान लो 50 मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल इसे फैले हुए हैं। तो जब क्लाइमेट चेंज कंडीशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इनका मात्रा बढ़ रही है, इनकी मात्रा बढ़ रही है। जैसे
CO2 की मात्रा बढ़ रही है, NO2 की मात्रा बढ़ रही है, CH4 की वाटर की मात्रा बढ़ रही है। तो क्या होगा, पहले जो हमने वहाँ पे बात की पिछले कंडीशन में, तो यहाँ पे हीट ट्रैप हो रही है नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे जब क्लाइमेट चेंज की कंडीशन में क्या हो रहा है कि इनकी मात्रा बढ़ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन, इसे यहाँ से रेडिएशन री-रेडिएट यहाँ से रेडिएशन आती है, फिर यहाँ से री-रेडिएट होती है अर्थ के द्वारा लॉन्ग वेव, तो यहाँ जा रहा है, दूसरे पार्ट की टकरा किया, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से ट्रैप कर लिए। पहले हो सकता है कुछ पार्ट के लिए यहाँ से रेडिएशन जो यहाँ से निकल रही है अर्थ से, ठीक है, वो यहाँ से निकल जा रही हो, लेकिन अब पार्टिकल ज़्यादा टकरा रही है यहाँ पे, फिर से वापस लग रहा है, फिर वापस जा रही है, वापस जा रही है, ये प्रकार का साइकिल चलती रहे। तो क्लाइमेट चेंज कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर में फंसी हुई रहती है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो पहले था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले लगभग 1800 पहले से कंडीशन क्या था कि इनका एमिशन इतना नहीं होता, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि रेडिएशन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक बैलेंस बना हुआ, ठीक है। कुछ समय के लिए आती है, अगले दिन फिर से आती है, तो बैलेंस बना हुआ, तो पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ था। लेकिन क्लाइमेट चेंज कंडीशन में हमने ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का, NO2 का, CH4 का, वाटर का और कुछ गैसेज होती हैं, इनका एमिशन कर दिया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा और समय के लिए मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है कुछ समय के लिए और एक्सटेंड हो जाती है ट्रैप रहने में। अगर सपोज करो सारी की सारी रेडिएशन पहले 4 बजे तक शाम को, रात को चली जाती, सुबह कैसे 4 बजे, ठीक है, AM में, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज कंडीशन हो सकता है कि 6 बजे जाए, 7 बजे जाए। अब ये कंडीशन बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है इससे, क्योंकि हम साइंटिस्ट लोग नहीं हैं, तो हम बता रहे हैं कि एज ए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये होता है कि रेडिएशन अब ज़्यादा समय के लिए बनी रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा समय के लिए बनी रहती है, तो पूरा इसको बोलते हैं कि वार्मिंग हो रही है। अब वार्मिंग हो रही है तो इससे क्या इशू है, इससे इशू ये है क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जो है एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। सिस्टम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में ही ऑटोमेटिक चेंज होगा। सपोज करो ये बहुत सारे बॉक्स हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, सारे के सारे बॉक्स ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर हमने किसी एक बॉक्स को, सपोज करो यहाँ से कनेक्टेड है, रॉड के माध्यम से कनेक्टेड है, ठीक है, इस पर कोई रोड है, तो सारे बॉक्स, अगर हम इस बॉक्स को हिट करें, अगर ये मजबूती से कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं कि इसको हिट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है, इस हिट का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं फील होगा, सारे पर फील होगा। उसी प्रकार सिस्टम जो पृथ्वी का है, पृथ्वी पे जितने भी सिस्टम हैं, हम बात करेंगे इनकी कौन कौन सिस्टम है, तो हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक में चेंज होने से बाकी सब में चेंज हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर, विंड वेलोसिटी, प्रेसिपिटेशन सब कुछ में चेंज हो, क्योंकि ज्योग्राफी में हो सकता है आप लोगों को पढ़ा हो कि ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। और जैसे अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। सपोज करो हम इसकी बात करें जैसे रेनफॉल की, ठीक है, रेनफॉल प्रभावित होगा। रेनफॉल प्रभावित होने का मतलब है किसी एरिया में ज़्यादा बारिश होगी, किसी एरिया में कम बारिश होगी, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे डेजर्ट नहीं, मतलब कहीं कि ड्रॉट है, कहीं पे फ्लड है, कहीं ड्रॉट है, कहीं फ्लड है, कहीं फ्लड है, कहीं ड्रॉट है। इस प्रकार की बोल सकते हो कि एक साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो हो गया क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। तो हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। फिर हमने बात की कि इसके काजेस क्या हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है इसका कारण क्या है। तो इसको हम जो गैसेज हैं वहाँ पे बात कर रहे थे उसको यहाँ पे लिख देते हैं। एक CO2 है, ठीक है, एक CO2 सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है। फिर एक है CH4, फिर एक है NO2, ठीक है, एक CH4 है, एक NO2 है, ठीक है। फिर एक है वाटर वेपर,
हालांकि वाटर वेपर में हम बोल नहीं है तो ये भी, लेकिन इसको हम नहीं बोल सकते कि, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं, क्योंकि वाटर की अमाउंट जो ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइजेशन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर बन के उड़ रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और कुछ एफ गैसेज होती हैं, ठीक है, इसमें फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है, उसको हम बोलते हैं एफ गैसेज, जैसे NF3 हो गया, ठीक है, इस टाइप की गैसें। इन सारी गैसेज को हम बोलते हैं हीट ट्रैपिंग गैसेज, ठीक है, इनको बोलते हैं हीट ट्रैपिंग गैसेज। ये क्या करती हैं कि हीट को ट्रैप करती हैं अपने अंतर्गत, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल जो है आपस में हीट को ट्रैप करते हैं, इसलिए इनको हीट ट्रैपिंग गैसेज बोलते हैं। तो इनमें हीट ट्रैप करने की जो क्षमता होती है कि क्या ये जो हीट ट्रैप करती हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल या सारे के सारे जो गैसेज हैं, तो इनकी सारे की क्षमता एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है, इसमें सबकी क्षमता अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। इन सबके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना, टेम्परेचर नहीं, हीट को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। इसमें सबसे कम NO2 का, उससे ज़्यादा CO2 होता है, फिर इससे ज़्यादा होता है CH4 का, फिर इससे ज़्यादा है NO2 का होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होता है इसका, इन गैसेज का या गैसेज का, ठीक है। इसका हम चार्ट बना देंगे फ्यूचर में। तो सबसे ज़्यादा जो होता है एफ गैसेज का होता है, ठीक है, कुछ का तो 23,000 गुना होता है, ठीक है, एफ गैसेज जो होती हैं फ्लोरीन रिलेटेड जो गैसेज होती हैं उनका 23,000 गुना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 है ना इसकी हीट ट्रैपिंग, तो उसका होगा 23,000 गुना ज़्यादा होगा, और CH4 का लगभग 24 होता है, ठीक है, 24 टाइम्स। इसका भी होता है लगभग 100 के आसपास होता है NO2 का। तो ये सारी हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं, ठीक है, इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इम्पैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ा है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है काफ़ी ब्रॉड है, मतलब काफ़ी ब्रॉड है, पृथ्वी के लगभग हर हिस्से पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सपोज करो हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, सपोज करो साउथ अमेरिका है, सपोज करो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे वेस्ट एशिया है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे है रसिया है, चाइना है, जापान है, और यहाँ पे सपोज करो अफ्रीका है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। इस वाली बड़ी वाली मैप करो तो पाँव देखे हट रहता है, हट जाता है, हट गया, अच्छी बात है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है यहाँ पे जो वाटर है इसको रुको हम चेंज कर देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है यहाँ पे जो वाटर है इस पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होते हैं ओशन करंट होते हैं ना, ठीक है, ओशन करंट्स होते हैं उस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कुछ करंट की गति धीमी हो रही है, कुछ की तेज़ हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है जो गल्फ स्ट्रीम चलती है ना, गल्फ वाली धारा चलती है, बोल रहे हैं कि इसकी गति क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इसकी गति जो है धीमी हो रही है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ रहा है जहाँ पे आर्कटिक है ना, ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक है, ओशन है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन में आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होने का मतलब ये है कि यहाँ का टेम्परेचर अन्य की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, इसको हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ की आइस जो है मेल्ट रहती है, मेल्ट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है, और ये फीडबैक की तरह काम करता है। फीडबैक की तरह काम करने का मतलब है कि एक साइकिल की तरह, इसने इसको बढ़ाया, इसने इसको बढ़ाया, फिर इसने इसको बढ़ाया, फिर इसने इसको बढ़ाया, जैसे, ठीक है, बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ मेल्ट हुई तो यहाँ पर आया वाटर, तो वाटर ज़्यादा ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व किया, हीट हुआ, हीट जो है फिर से यहाँ पे गई, इस बर्फ़ को फिर मेल्ट की, फिर से यहाँ बर्फ़ फट गया, तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर वाटर जो है उसको उसने फिर हीट को ऑब्जर्व किया, फिर ये प्रकार की गोल गोल साइकिल ही चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की आर्कटिक में इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे हमने गल्फ स्ट्रीम की बात की, ये धीमी हो रही है। फिर उसके बाद सी लेवल चेंज हो रहा है, सी लेवल चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ इधर में ईस्ट साइड में, और इंडिया में यहाँ देखो मालदीव है, और यहाँ पे भी अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ मॉरिशस सेशल्स हैं, इस टाइप के जो छोटे छोटे देश हैं। तो इनकी जो है फ्लडिंग हो रही है, बोल सकते हो कि मरीन वाटर इंट्रूजन हो रहा है, मतलब मरीन वाटर जो है प्रवेश कर रहा है इनके लैंड पे, लैंड जो है वो वेस्ट हो जा रही है, एक प्रकार से किसी काम की नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने तो सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रायोस्फीयर पे। क्रायोस्फीयर, तो क्रायोस्फीयर क्या है? क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला इम्पैक्ट देखते हैं क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब है कि पृथ्वी पे जितने कोई भी पार्ट जो जमा हुआ है, मतलब जहाँ पे बर्फ, पानी जो है बर्फ रूप में, उस पार्ट को हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। अब बात करते हैं क्रायोस्फीयर 3 जगह है। ठीक है, एक तो है आर्कटिक में, एक है जो माउंटेन्स हैं उनके टॉप पे है, और दूसरा है अंटार्कटिक। ठीक है, 3 जगह जो है, एक आर्कटिक पे है, दूसरा है माउंटेन्स के टॉप पे है, और अंटार्कटिक है। 3 जगह जो है क्रायोस्फीयर मेनली पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमा हुई है। हालांकि एक और होता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे बर्फ जब 2 साल तक कंटिन्यूस जमा रहती है तो उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये अफ्रीका नहीं, और रसिया के जो नार्दर्न पार्ट होता है, या यूएसए का नार्दर्न पार्ट, या कनाडा का नार्दर्न पार्ट, वहाँ पे यूएसए का नार्दर्न पार्ट मतलब है अलास्का वाला एरिया, वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। फिलहाल इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो मैंने बात की आर्कटिक, सबसे इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है कि क्रायोस्फीयर वाले पार्ट पे। क्रायोस्फीयर पे इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है कि आर्कटिक में जो है मेल्ट हो रही है, जो सी आइस है वो मेल्ट हो रही है, रैपिडली मेल्ट हो रही है। क्योंकि पहले अगर आर्कटिक एरिया इतना था बर्फ़ का, ठीक है, अब धीरे धीरे उसको घटते इतने एरिया में हो गया, बाकी सब लिक्विड हो गया। तो लिक्विड होने का मतलब है पानी है, लिक्विड जैसे एक होता है बर्फ़, ठीक है, एक होता है वाटर। तो बर्फ़ होता है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो कि एफिशिएंट है। मतलब बर्फ़ जो है लगभग 90% बर्फ़ सनलाइट को री रेडिएट कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन वाटर ऐसा नहीं करता, वाटर 2-4% करता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आर्कटिक में सनलाइट ऐसे यहाँ पे आई, तो जब मेल्ट हो रहा है ज़्यादा, ये वाला पार्ट सपोज करो मेल्ट हो गया, यहाँ पे बर्फ़ थी, अब यहाँ पानी हो गया, तो ये पार्ट हीट को ऑब्जर्व करे, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला ऑब्जर्व करा, यहाँ पे फिर से मेल्ट करेगी। एक प्रकार के बोल सकते हो कि चारों ओर से मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक था, तो वैसे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आर्कटिक का जो सी आइस है सारी की सारी मेल्ट हो रही है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि 2050 तक या 2100 तक सारा आर्कटिक जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ रहेगा ही नहीं। और दूसरा है माउंटेन। ठीक है, माउंटेन से इसका हम इंडिया के रेफरेंस में ही बात करेंगे। माउंटेन से जो टॉप पे है, ठीक है, वहाँ की बर्फ़ भी मेल्ट हो रही है। ठीक है, जैसे जो हम ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ मेल्ट हो रही है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होने से वहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम पे जो लोग रहते हैं उनके लिए खतरा होगा, क्योंकि रिवर्स वहाँ से ही पानी लेती हैं। जो रिवर उस ग्लेशियर से रिलेटेड होती हैं, वहाँ से ही वाटर लाती हैं। तो अगर वहाँ से वाटर सारे के सारे ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, सारे के सारे पानी मेल्ट होकर समुद्र में चला जाएगा, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। ये इमर्जिंग इशूज़ हैं लगभग 2050 तक। अभी काफ़ी जो ग्लेशियर्स हैं अभी आज के डेट में ही लगभग ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अगर आप बात करें साउथ अमेरिका में कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरे ग्लेशियर जो है ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पे ग्लेशियर ख़त्म ही हो गया। और दूसरा अंटार्कटिक, यहाँ के भी जो है बर्फ़ जो है पिघल रही है और सी लेवल राइज कर रहा है। और एक पार्ट और हमने वो भूल गए क्रायोस्फीयर में ही, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी मेल्टिंग हो रही है। तो इन सब की वजह से, इन चारों वजह से, या क्रायोस्फीयर की वजह से ही क्या हो रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है। सी लेवल राइज करने से क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे मैंने बताया, जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे मालदीव हो गया एंड पापुआ न्यू गिनी हो गया, इस टाइप की जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न साइड में है, यहाँ पर भी जो है कंट्रीज़ हैं,
तो उनमें जो है सी वाटर का इंट्रूजन हो रहा है, तो उनकी लाइवलीहुड का इशू हो रहा है, ठीक है। सी लेवल चेंज होने से हमने एक बात की इम्पैक्ट में क्रायोस्फीयर एंड सी लेवल राइज की। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन एक्चुअली क्या होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे ड्राउट हो रहा है। ड्राउट होने से वहाँ के सारे पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं। पेड़ पौधे सूखने से क्या है कि पेड़ पौधे सूखने से क्या होता है कि लैंड पे कोई प्लांट नहीं है। कोई प्लांट नहीं होता है कि वो लैंड जो है डिग्रेड होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि प्लांट होने से किसी पार्ट लैंड पार्ट में, ठीक है, किसी पार्ट में प्लांट होने से क्या होता है, ये पार्ट जो है इसको रोक के रखते हैं ज़मीन को, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे प्लांट हट गए, जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे प्लांट सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए, झाड़ घास, तो सूखने से क्या होता है कि ये जो है डिग्रेड होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि कहीं पे फ्लड्स, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो लैंड डिग्रेड हो रही है, ठीक है। और तीसरा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, तीसरा है कोस्टल एरिया में, ठीक है। इंडिया है, जैसे इंडिया का काफ़ी पार्ट कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे भी सी लेवल राइज करने से कोस्टल कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिटीज़ हैं, सिटी जो है ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले समय में 2100 के आसपास जैसे मुंबई, चेन्नई एंड न्यूयॉर्क टाइप जो शहर हैं सारे के सारे समुद्र में डूब जाएंगे, क्योंकि सी लेवल राइज होगा, वो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो उसका होगा इम्पैक्ट क्या होगा? सपोज करो यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे कोलकाता है, और इसमें डूबने वाले कैटेगरी में बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश की ऊंचाई सी लेवल से काफ़ी कम है। तो यहाँ पे भी आए दिन बवाला होता रहता है, मतलब प्रॉब्लम होती रहती है कि सी वाटर इंट्रूजन कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश की लैंड पार्ट में। वहाँ की लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाती है, बेकार हो जाती है, बायरन लैंड हो जाती है, ठीक है, सी वाटर जाने से, क्योंकि सी वाटर खारा होता है ना। तो यहाँ पे बोला था कि जैसे सी लेवल राइज करने से होगा क्या, कोस्टल एरिया में हम इम्पैक्ट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ के सारे लोग माइग्रेट करेंगे अंदर ऑलरेडी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर को लेकर या लैंड को लेकर, तो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में बढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया में नहीं, सारे के सारे देशों में, दुनिया में बढ़ेंगे, स्पेशली जो पुअर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी है, ऊपर से पुअर हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम चैलेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एग्रीकल्चर पे एंड रिलेटेड। एग्रीकल्चर में दो है, एक है जैसे एक तो है क्रॉप्स, ठीक है, और दूसरे हैं डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। एक तो है क्रॉप है और दूसरे हैं डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है जैसे हम जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी हम पालते हैं, घोड़ा, गधा। तो हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज में इसमें क्रॉप है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी घट सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जा रहा, ऊपर जा रहा, डाउन जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। फ्लड जो है, रेनफॉल का पैटर्न जो है अप डाउन हो रहा है, विंड का पैटर्न अप डाउन हो रहा है। और हमने बताया कि पृथ्वी पर हर चीज़ एक सिस्टम के तरीके काम करती है। जो कितनी भी क्रॉप होती हैं उनको एक टेम्परेचर चाहिए, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा घट गया या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी हार्म होती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर उनको टाइम पे अगर इरिगेशन की सुविधा नहीं हुई, जैसे उसको टाइम पे पानी नहीं मिला तो भी सूख जाएंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। उसका एग्जांपल है गेहूँ, ठीक है। सबसे एग्जांपल हम लेते हैं व्हीट का, ठीक है। व्हीट जो है मार्च अप्रैल में पकता है, ठीक है। तो उसको एक बार जब उसमें बीज फल बनता है, ठीक है, गेहूँ वाले में, गेहूँ की वाली लगती है जैसे, तो उसमें क्या होता है उस समय उसको टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चाहिए, 20-25 के आसपास होना चाहिए, तो उसमें प्रोडक्टिविटी हाई होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर 30 चला गया तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक रूप से रिडक्शन होता है। ऐसा एग्जाम्पल ऐसा आया भी था 2021 से 22 के आसपास पंजाब में, तो गेहूँ की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी। उसी प्रकार जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में जो है सपोज करो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से उसमें जो फूल लगे हैं सारे झड़ जाएंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। तो जो एप्पल होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एप्पल को कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन, मतलब कॉस्ट बढ़ने का मतलब एक प्रकार की इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन होने से सारे के सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उससे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी बीमारी होगी। इस प्रकार लिविंग स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है।
स्पेशली पुअर वन का ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, इस प्रकार और कंप्रोमाइज़ होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। और दूसरा डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब है कि जो एनिमल हम पालते हैं, जैसे गाय भैंस और, तो गाय भैंस जो है और बकरी, तो ये सारे भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है, झेल सकते हैं, जिसको बोल सकते हो कि झेलना बोल सकते हैं, जिसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो गाय है, जो भैंस है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी ये मिल्क यील्ड होगी, ठीक है। अगर इन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी हेल्दी नहीं रहेंगी, तो ये कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो मिल्क यील्ड भी घट जाएगी। हालांकि जो लोग कंट्री साइड के होंगे तो उनको पता होगा कि गर्मी में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो लगभग धूप में ही आसपास रहते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कंप्रोमाइज़ होती है और हेल्थ का इशू रहे, क्योंकि पुअर इंडिया जैसे देश में आप जानते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुअर हैं, तो उनके ऊपर निगेटिव रूप से काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पशु जो है बीमार होगा टेम्परेचर बढ़ने से, फ्लड्स आने से कई सारे जानवर जो है उस फ्लड्स के पानी में बह भी जाते हैं, ठीक है। और फ्लड्स आने से जैसे क्रॉप जो है पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, ड्राउट्स होने से पूरी की पूरी। और महाराष्ट्र की इसी का एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में एक विदर्भ रीजन है, वहाँ पे आए दिन फ्लड आता रहता है। एक्चुअली वो साइडो जोन में है भी, और वहाँ पे आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये क्या है कि जो लायन है, टाइगर है, राइनो है, एलिफेंट है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो हैं वाइल्ड एनिमल हैं या वाइल्ड प्लांट्स हैं, तो इनमें एक्चुअली क्या है, गर्मी के महीने में जो इनको भी पानी की ज़रूरत होती है, तो बार बार अगर फ्लड्स आने पर या ड्राउट्स आने पर इनकी भी लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी। क्यों? और बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनको अभी खोज नहीं हुई, और भी इनको हमने बात की, ये तो मेजर स्पीसीज़ हैं जिनकी काफ़ी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन जो इसके अलावा स्पीसीज़ हैं उनको केयर करने के लिए प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे ड्राउट्स आ रहा है, वाइल्ड फायर आ रहे हैं, ठीक है, फ्लड्स आ रहा है, तो इनका हैबिटेट क्या होगा, फ्रेगमेंट होगा, डिग्रेड होगा, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, फूड नहीं मिलेगा, तो सारे के जीव की संख्या घटेगी, इस धीरे धीरे इस एक्सटेंशन की कगार पे पहुंच जाएंगे सारे के सारे जीव। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है, ठीक है, जिसमें बीज हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, तितलियाँ होती हैं। रैपिड रूप से क्लाइमेट चेंज जो है बायोडाइवर्सिटी को जो है लीड कर रहा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? ठीक है, बाकी पॉइंट हम कल डिस्कस करते हैं।